पैथोफिजियोलॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? पैथोफिजियोलॉजी। तो हमारी कौन सी टॉपिक चल रही है? पैथोफिजियोलॉजी की दूसरी यूनिट चल रही है। कौन सी यूनिट चल रही है? सेकंड, मतलब कि पैथोफिजियोलॉजी की दूसरी यूनिट चल रही है। कौन सा सब्जेक्ट है? बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में हम पढ़ रहे हैं कौन सी? पैथोफिजियोलॉजी की दूसरी यूनिट, जिसमें आपको कार्डियक सिस्टम के बारे में बताया गया था। ठीक है, कार्डियक सिस्टम उसका इंट्रो पढ़ना था और कार्डियक सिस्टम में कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो ठीक है, कार्डियक सिस्टम में जितने टाइप के रोग होते हैं सारे के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम देखिए इंट्रोडक्शन तो हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, कार्डियक सिस्टम क्या होते हैं, आखिर ब्लड प्रेशर हमारा कैसे बढ़ता है, क्यों होता है, तो हम सब कुछ अपने पहले वाले और दूसरे वाले लेक्चर में पढ़ा दिए हैं। याद रखिएगा, यूनिट 2 का जो लेक्चर है वो हमेशा फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर ऐसे करके मिलेगा। तो थोड़ा सा हम छोटा छोटा करके पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग बोर ना हो और आपको समझ में जल्दी आए। ठीक है, छोटा लेक्चर रहेगा तो पढ़ने का भी मन करेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो मेरा आज की हमारी टॉपिक क्या है? हाइपरटेंशन। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन हमने बता दिया है। वो देखकर अगर आप लोग इसको समझेंगे ना तो काफी अच्छे से क्लियर होगा। वैसे में देखते हैं हाइपरटेंशन क्या होते हैं। देखिए, हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन मतलब होता है, हाइपर मतलब होता है ज्यादा, हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा। हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा। हमने कल बताया था हाइपर मतलब ज्यादा जब बढ़ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ज्यादा। टेंशन, ठीक है, टेंशन, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब यहाँ होता है कि ज्यादा, किसी भी चीज का ज्यादा हो जाना। ठीक है, तो हाइपरटेंशन आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। किसका प्रेशर? ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। बात समझ में आई? इसलिए इसको हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। इसको आप बीपी हाई के नाम से भी सुने होंगे। बहुत सारे मरीज बोलते हैं कि अरे हम बीपी हाई के शिकार है, तो उसमें डॉक्टर कहते हैं सोडियम कम खाओ। ठीक है, क्यों कम खाना चाहिए भी आगे बताए हैं, सब आपको पता चलेगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप लोग सुनेंगे तो अच्छा सा क्लियर होगा। बात समझ में आई? हाइपरटेंशन क्या होते हैं? हाइपरटेंशन एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। अब देखो, ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्यों? ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है क्यों? कहाँ बताया? जगह भी तो नहीं है। देखो, ये हमारा ब्लड हमारा किसमें बढ़ता है? ब्लड वेसल्स में रहता है। किसमें रहता है? ब्लड वेसल्स में रहता है। किसमें? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में हमारा क्या रहता है? ब्लड रहता है। ब्लड वेसल्स में क्या रहता है? ब्लड रहता है। अब आप लोग गौर किए होंगे, आज सबके घर में टिल्लू होगा, सबके घर में। तो क्या करते हैं कि जब आप पानी ऐसे बाहर डालते हैं, धूल ढक्कन ना उड़े उसको बैठाने के लिए, जब आप पानी डालते हैं तो मतलब पास में ऐसे डालते हैं। ठीक है, पहले खुला रहता है तो पास में गिरता है, लेकिन उसके जो मुंह होता है उसको आप पतला कर देते हैं। पतला कर देते हैं तो उस पानी का फ्लो काफी दूर तक जाता है। तो आप ऐसे ऐसे करके डालते हैं। क्यों उस पानी का फ्लो क्यों उतना दूर गया? क्यों? क्योंकि जो पानी निकल रहा है, पानी निकलने की जगह यहाँ पे क्या हो गई? कम हो गई। जैसे यहाँ से पहले नॉर्मल कंडीशन में पानी जा रहा था, फिर आप क्या किए? पानी निकलने की जगह को कम कर दिए, पाइप को थोड़ा सा पिचका दिए। जब आप पाइप को पिचकाए जिसमें पानी की निकलने की जगह कम हो गई, तो यहाँ से जो हमारा ब्लड फ्लो आएगा वो यहाँ से क्या होगा? बड़ी तेजी से निकलेगा। ठीक है, बहुत तेजी से क्या करेगा? फ्लो करेगा। बहुत तेजी से क्या होगा? फ्लो होगा। तो कभी कभी आप जब डालते हैं तो ऐसे करके जब डालते हैं तो देखते हैं कि जमीन उमीन भी अगर एक ऐसे लगातार किए रहते हैं तो वहाँ की जमीन की जो मिट्टी होती है वो ज्यादा निकलने लगती है, इसकी जमीन फटने लगती है, थोड़ा थोड़ा धूल आ जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो किसकी वजह से हो रहा है? आप क्या किए? उस पाइप को क्या किए? थोड़ा सा प्रेस कर दिए, पाइप को थोड़ा सा प्रेस कर दिए, मींस कि पाइप को थोड़ा सा दबा दिए, जिसकी वजह से पाइप की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। पाइप का सरफेस एरिया कम हो जाता है, इंटेंसिटी नहीं, पाइप का सरफेस एरिया कम हो जाता है और उसी कम में से ही क्या होता है? आपका पानी निकलता है तो कुछ मतलब हाई प्रेशर से निकलता है। बात समझ में आई? अब इससे हमारे बॉडी के साथ क्या रिलेशन है? अभी हमने जो एग्जांपल बताया, आपको बोलेंगे वो तो पाइप का है, वो तो बात समझ में आई, लेकिन हमारे बॉडी के साथ क्या रिलेशन है? तो देखो बेटा, क्या होता है कि जब हमारी ब्लड वेसल्स ऐसे है, ब्लड वेसल्स भी तो हमारी एक पाइपनुमा संरचना होती है। इसमें क्या होता है? जब ये क्या वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर जाएगी। क्या कर जाएगी? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। पहले नॉर्मल कंडीशन में है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन,
ये ब्लड वेसल्स हमारी क्या होगी, पतली होगी, पतली होगी। ये ब्लड वेसल्स हमारी क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, थोड़ा सा दब जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ये हमारे जो ब्लड वेसल्स का देखेंगे, यहाँ का सरफेस एरिया आपको कम दिखेगा और यहाँ का सरफेस एरिया आपको ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ का सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ का सरफेस एरिया कम है। तो हमारा ब्लड जब यहाँ तक आता है तो यहाँ से क्या हो रहा है, हाई प्रेशर से जाता है। यहाँ से ब्लड हमारा क्या होता है, हाई प्रेशर से फ्लो करने लगता है। क्या होता है, हाई प्रेशर से फ्लो करने लगता है, जो ऑर्गन के लिए सही नहीं होता है, या फिर हमारे ब्लड वेसल्स के लिए सही नहीं होता है। अब देखो, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसमें जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, एक तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से होता है कि आप क्या करते हैं, मतलब कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो पतली हो जाती है, तब यहाँ पे ब्लड फ्लो हमारा बढ़ जाता है। ये तो ये होता है कि जब आप कोलेस्ट्रॉल वाली चीज खाते हैं, लिपिड वाली, फैट वाली जब वो चीज खाते हैं, तो फैट वाली चीज क्या होती है, ये यहाँ पे जाके जमने लगती है। यहाँ पे जाके क्या होती है, जमने लगती है, बैठने लगती है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वाली चीज क्या होती है, बैठने लगती है। फिर भी यहाँ का आप देखेंगे कि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, यहाँ का भी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे भी ब्लड हमारे क्या होंगे, हाई प्रेशर से जाएंगे। यहाँ पे भी ब्लड हमारे क्या होंगे, हाई प्रेशर से जाएंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन में एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे जो ब्लड का फ्लो रहता है वो बढ़ जाता है। अब ब्लड का फ्लो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसमें हाई प्रेशर लगेगा। हाई प्रेशर क्यों लगेगा, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, ब्लड वेसल्स हमारी पतली हो जाती है। ब्लड वेसल्स में क्या जम जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल इकट्ठा होने लगते हैं, या फिर हमारे जो ब्लड होते हैं उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। हमारे ब्लड का भी वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो भी क्या होता है, हमारे हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। बात समझ में आई, हाइपरटेंशन क्या है, समझ में आया क्यों होता है। अब देखो, नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल जो ब्लड का प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, 120 रहता है सिस्टोलिक का, और 180 रहता है डायस्टोलिक का। सिस्टोलिक क्या होते हैं, डायस्टोलिक क्या होते हैं, हम अगले वाले वीडियो में आपको समझाए थे, फिर भी अब बता दे रहे हैं। सिस्टोलिक उसे कहते हैं जब हमारा हार्ट कॉन्स्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो कितने प्रेशर से पंप करता है। अब देखो, एक कॉन्स्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो हमारा हार्ट जब कॉन्स्ट्रैक्शन करता है तो धक से करता है, रिलैक्सेशन में आवाज नहीं आती, इसलिए धक 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 की आवाज आती है। ठीक है, टिक टॉक की आवाज नहीं आती, किसकी आती है, धक 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 की आवाज आती है। तो जब हमारा हार्ट धक से करता है तो वो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसी समय हमारा ब्लड पंप होता है। उसी समय जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसी समय हमारे हार्ट को क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है, वो ब्लड हमारे अरोटा में जाते हैं, अरोटा से होते हुए हमारे पूरे बॉडी में निकल जाते हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो आपका सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक में ये बोला जाता है कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, मीन्स कि कितने, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो ब्लड हमारा ऊपर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड हमारा ऊपर जाएगा। अब देखो, यहाँ पे बता दे रहे हैं हमारा क्या है, हार्ट है, ठीक है, इसमें हमारा ब्लड भरा है, एक हमारा क्या है, अरोटा है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या होती है, यहाँ पे हमारी क्या होती है, मसल्स होती है। यही मसल्स क्या करती है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती है। ये जो नीचे की मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट मायोकार्डियक मसल्स होती है। मायोकार्डियक मसल से क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करती है। तो ये हमारा ब्लड क्या होता है, अरोटा से जाकर मूव कर जाता है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कितने प्रेशर से करता है, वो 120 प्रेशर से करता है। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन ही क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन ही क्या कहलाता है, सिस्टोलिक कहलाता है। जब हमारा हार्ट हाई प्रेशर, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, कब पंप करेगा, जब वो कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में आएगा तब। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में आकर ब्लड को पंप करता है तो हमारा सिस्टोलिक कहलाता है। और लगने वाला जो प्रेशर होता है वो 120 होता है, मीन्स कि सिस्टोलिक का जो प्रेशर होता है वो 120 होता है। अब डायस्टोलिक क्या होते हैं, अब हार्ट तो ब्लड को पंप कर दिया, अब उसमें ब्लड बचा नहीं। अब हमारे हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। भाई ब्लड बचा ही नहीं तो पंप कहाँ से करेगा। अब हार्ट हमारा क्या करेगा, रिलैक्स होगा। जब वो रिलैक्स होता है हार्ट तो उसमें क्या होता है, उसमें ब्लड भरता है, उसमें ब्लड आता है, ठीक है। हमारे पल्मोनरी वेन से उसमें क्या होते हैं, ब्लड भरते हैं। ब्लड जब उसमें आता है
तो वही ब्लड हमारे कितने प्रेशर से रिलैक्सेशन के स्टेज में हमारे हार्ट में जा रहा है, वही क्या कहलाता है, डायस्टोलिक कहलाता है। अब जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो उसमें कितने प्रेशर से ब्लड जाते हैं, वो कितना है, 180 प्रेशर से हमारे हार्ट में ब्लड जाते हैं। किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। बात समझ में आई। तो जब हार्ट अपने अंदर ब्लड को लेता है वो 80 प्रेशर से लेता है, 80 mmHg प्रेशर से लेता है। अब जब हार्ट ब्लड को पंप करता है वो 120 प्रेशर से करता है। मींस कि सिस्टोलिक का जो प्रेशर होगा वो 120 होगा और डायस्टोलिक का जो प्रेशर होगा वो 80 होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब देखो पूरा फंडा इसी में है, पूरा फंडा इसी में है। अगर बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम, घटेगा तो भी प्रॉब्लम, नॉर्मल यही है, नॉर्मल यही है। ठीक है, अब देखते हैं हाइपरटेंशन आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, इसको हाई बीपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन इज ए क्रॉनिक मेडिएटेड कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इज अटेंशियल आर्टरीज। ठीक है, इन विच ब्लड प्रेशर आर्टरीज रिमेन्स, ठीक है, persistence event above the normal range। ठीक है, फिर से देखिए क्या बोल रहा है, हाइपरटेंशन इज ए क्रॉनिक मेडिएटेड कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इज इन आर्टरीज। हाइपरटेंशन एक टाइप का मेडिकल कंडीशन होता है, इसमें ब्लड प्रेशर क्या होते हैं, आर्टरीज में, आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो परसिस्टेंस इवेंट क्या होते हैं, हमारे आर्टरीज में जो हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसमें जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो परसिस्टेंस से परसिस्टेंस होता है बढ़ना, ये क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं एज द नॉर्मल कंडीशन। मींस कि हार्ट के आर्टरीज में ब्लड प्रेशर जब अपने नॉर्मल कंडीशन से बढ़ जाता है उसी को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। हार्ट के आर्टरीज में जब हमारा ब्लड प्रेशर अपने नॉर्मल कंडीशन से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल जो हार्ट का प्रेशर रहता है वो 120 से 80 mmHg होता है। मींस कि सिस्टोलिक का जो रहता है, सिस्टोलिक का 120 होता है और डायस्टोलिक का Hg होता है। जब ये हमारा बढ़ेगा, जब हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वाले प्रेशर बढ़ेंगे तो हाइपरटेंशन कॉज हो जाएगा। मींस कि जब ये नॉर्मल कंडीशन है, अगर नॉर्मल कंडीशन से जब ये हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा तो वहां पे हाइपरटेंशन कॉज हो जाएंगे। भाई प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा ब्लड फ्लो भी तो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा। अब ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो हमारे हार्ट भी क्या करेंगे, बहुत जल्दी वर्क करने लगेंगे, जिससे हार्ट फेल्यूर की भी दिक्कत हो सकती है आगे चल के। हार्ट मसल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं, जो हमारे मायोकार्डिक मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, आर्टरीज हमारे डैमेज होने लगती हैं। ठीक है, ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से आर्टरीज में क्या होते हैं, ब्लॉकेज होने लगते हैं। बात समझ में आई। अब देखो, अब जैसे ये हमारी आर्टरीज है, ये हमारी आर्टरीज है, इससे हमारा ब्लड फ्लो जा रहा है। अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, तो जब ज्यादा हो जाएगा तो ये जो हमारी आर्टरीज है इसको ब्लॉक भी होने की दिक्कत होती है। ठीक है, हाइपरटेंशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होती है। कब, जब वो अपने प्री स्टेज को फॉलो करके प्री स्टेज से होते हुए अपने फर्स्ट स्टेज में जाती है, तब से हाइपरटेंशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, लास्ट में आते आते जो सेकेंडरी स्टेज होता है और टर्सरी स्टेज जो होता है, इसमें इंसान को बचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर तुरंत ट्रीटमेंट वगैरह नहीं दिया गया तो इंसान की जान भी जा सकती है। बात समझ में आई। अब देखो, नॉर्मल कंडीशन से जब हमारा हार्ट का प्रेशर बढ़ता है, मींस कि सिस्टोलिक जब हमारा 140 से ऊपर जाएगा और डायस्टोलिक 90 से ऊपर जाएगा, तब वहां पे हमारे कौन सी डिजीज होती है, हाइपरटेंशन हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन के कौन से स्टेज होते हैं। पहले तो नॉर्मल, आपको पता है नॉर्मल जो देखो ये स्टेज है, ये आपका सिस्टोलिक है, ये आपका डायस्टोलिक है। नॉर्मल में देखिए तो नॉर्मल में क्या होता है, सिस्टोलिक का प्रेशर कितना रहता है, 120 mmHg, 120 mmHg, और डायस्टोलिक का क्या रहता है, 80 mmHg। ठीक है, ये तो होगा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब प्री हाइपरटेंशन होता है, कब, जब हाइपरटेंशन की जब शुरुआत होती है तो उसमें जो सिस्टोलिक रहता है वो अपने प्रेशर को बढ़ाकर कितना कर देता है, 120 से चला जाता है, कितना, 139, कितने में चला जाता है, 120 से चला जाता है 139। कौन सा, सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक चला जाता है 18 से 89।
मीन्स कि बढ़ जाता है 18 से 89 प्रेशर एमएफ पे चला जाता है, इसमें प्रेशर बढ़ जाता है। किसमें? प्री हाइपरटेंसिव में। प्री हाइपरटेंसिव जो होते हैं इसमें जैसे कि आप लाइफ स्टाइल अचानक से चेंज कर देते हैं, तो ये जो स्टेज होती है, एक स्टेज में अगर आप मेडिकल चेकअप करा लिए, अपने लाइफ स्टाइल को बदल लिए, तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर प्री स्टेज कंट्रोल हो गया तो आप हाइपरटेंसिव फर्स्ट स्टेज में भी नहीं जाएंगे, सेकेंड में भी नहीं जाएंगे और थर्ड में भी नहीं जाएंगे। हालांकि मेडिसिन से सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन प्री स्टेज जो होता है मीन्स कि जब शुरुआत होती है, जब आपको शुरुआत होती है तो आप क्या करते हैं, दवा ववा लेकर ठीक कर लेते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम वहीं से खत्म हो जाती है। भाई अभी थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना होगा। आप लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए, स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए, अल्कोहल लेना बंद कर दीजिए, रोज एक्सरसाइज करिए, हेल्थी डाइट खाइए, ठीक है, आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर दीजिए, आपका प्री स्टेज कंट्रोल हो जाएगा। और बाकी दिक्कत हो रही है आप 2 बार और चेकअप करा दीजिए, पता हो जाएगा कि आपका कितना बीपी हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आता है, हाइपरटेंशन फर्स्ट स्टेज। कौन सा आता है, हाइपरटेंशन फर्स्ट स्टेज। अब देखो ये प्री स्टेज में कितना है, 139। हाइपरटेंशन में क्या होता है, 140 हो जाता है। क्या हो जाता है, 140 हो जाता है। मीन्स कि एक यहाँ बढ़ जाता है, एक पॉइंट बढ़ जाता है, 140 से 159 में हो जाता है, ठीक है। कौन सा, सिस्टोलिक यहाँ पे बढ़ गया। और डायस्टोलिक कितना चला जाता है, 90 से 99, मतलब कि 90 से 99 में चला जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कौन सा स्टेज, हाइपरटेंसिव का स्टेज। फिर हाइपरटेंसिव का सेकेंड स्टेज आता है, हाइपरटेंसिव प्री स्टेज। आप अपने लाइफ स्टाइल को कम कर दीजिए, एक आध दो बार चेकअप करवा लीजिए, आप कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरसाइज वगैरह करके और थोड़ा बहुत मेडिकेशन देकर। जो आपका सेकेंड स्टेज रहता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा लॉन्गर टाइम तक क्या होता है, ट्रीटमेंट चलता है, मींस कंट्रोल किया जा सकता है, लॉन्गेस्ट टाइम तक चलता है, ठीक है। और जो आपका थर्ड स्टेज रहता है, इसमें इमीडिएटली ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या होता है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इमीडिएटली ट्रीटमेंट होता है। तुरंत अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, तुरंत लेकर भागो, तुरंत इलाज होगा। अगर वो तुरंत इलाज नहीं होगा तो वो किसमें चला जाता है, यही सेकेंड वाला हाइपरटेंशन आपका हाइपरटेंशन क्राइसिस में चला जाता है, ठीक है, क्राइसिस में चला जाता है, जिसमें इंसान की मौत भी होने का चांसेस रहता है, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन क्राइसिस में गया मींस कि आपका जो सिस्टोलिक है वो 180 बढ़ गया और डायस्टोलिक 110 हो गया, तो मान लीजिए इंसान का बचना मुश्किल होता है। लेकिन इसका अगर तुरंत ट्रीटमेंट हो जाए तो इंसान बच भी सकते हैं। इतना खतरनाक होता है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से बचने के लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। मीन्स कि अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है, रोज सुबह 10 से 15 मिनट तक 30 मिनट तक एक्सरसाइज करिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल ना खाइए, ठीक है, और हेल्थी फूड करिए, ठीक है। तो अपने लाइफ स्टाइल वहाँ पे अल्कोहल का कम करिए, अल्कोहल का जो आप अल्कोहल लेते हैं अल्कोहल कंजप्शन को कम करिए, सिगरेट अगर आप पीते हैं उसको कम कर दीजिए, तो ये कंट्रोल भी हो सकता है। तो लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप अगर प्री हाइपरटेंशन से बच गए तो आप इसमें नहीं जाएंगे। अगर आप वही लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो आप इसमें चले जाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो होता है, देखिए ये इतना बात समझ में आया, कब हो रहा है, ये जब हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का प्रेशर बढ़ रहा है तब जाके हमको हाइपरटेंशन कॉज होता है, ठीक है। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, अब भाई सिस्टोलिक जितना जल्दी पंप करेगा, डायस्टोलिक ब्लड आ रहा है उतने जल्दी ना आएगा। भाई हार्ट जितना जल्दी खाली होगा उतने जल्दी ब्लड आएगा ना, तब जितना जल्दी हार्ट पंप करेगा उतने जल्दी ब्लड आएगा, फिर हार्ट पंप करेगा, फिर ब्लड आएगा, फिर हार्ट पंप करेगा, फिर ब्लड आएगा। तो हार्ट हमारा कंटिन्यू बहुत तेजी से धक धक करता है, जिसकी वजह से आगे चल के प्रॉब्लम होती है। बात समझ में आई? आगे देखते हैं फिर क्या है, इट इज ये जो है अपन हाइपरटेंशन जो चौथा वाला स्टेज है, तीसरा वाला जो स्टेज है, इसमें क्या, इट इज ए सेवरल कंडीशन लीड्स टू हार्ट स्ट्रोक इन It is a several condition leads to heart stroke. In this, blood vessels get damaged and heart fails to pump blood effectively to the body. जब हमारा इसमें आ जाता है, तीसरे स्टेज में आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस में जब आ जाता है, इसमें हमारे जो हार्ट होते हैं
और इफेक्टिवली मतलब कि नॉर्मल कंडीशन से अपने हार्ट को मतलब इफेक्टिवली तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो होता है वो फेल हो जाता है। और जब हार्ट फेल होगा तो हमारा ब्लड पंप नहीं हो पाएगा। क्यों होता है भाई? उसकी मसल्स वगैरह क्या होती हैं, डैमेज हो जाती है, हार्ट की मसल्स वगैरह डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, हमको मैक्सिमम क्वांटिटी में ब्लड नहीं मिल पाता है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिलता है। तब जाके यहाँ पे भाई अब ज़्यादा दे रहा है तो ज़्यादा उसको काम करना पड़ेगा। जब वो काम करेगा तो हमारी हार्ट डैमेज होगी। ठीक है, हार्ट का डैमेज, हार्ट की मसल्स, मायोकार्डियक मसल्स वगैरह सब कुछ डैमेज होने लगता है। तो इस स्टेज में बचना मतलब 50% चांस रहता है। 50 क्या होगा, 20% चांस रहता है। अगर अच्छा डॉक्टर है, अच्छे से ट्रीटमेंट किए तो बचा लिया, नहीं तो फिर स्ट्रोक आ जाता है ना। देखो स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक मतलब हार्ट जो होता है वो शांत हो जाता है, कोई काम नहीं करता है। फिर इसके बाद आपका कौन सा है, टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। कौन सा है, टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो देखिए जो हाइपरटेंशन होते हैं वो हमारे बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। कौन सा होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होते हैं इसको इसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। यही प्राइमरी हाइपरटेंशन ही 90 से 95% केसेस में जो होता है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है। मींस कि 90 से 95% जो केस होता है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन का होता है। बाकी 50% हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन का होता है। मींस कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन घातक होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, नो आइडेंटिफाइबल केसेस। ठीक है, ये प्राइमरी हाइपरटेंशन को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है कि ये किस वजह से हो रहा है। ठीक है, इसमें डॉक्टर सिर्फ यही बोलता है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लीजिए। देखो होता किसके लिए है, ये बेसिकली जेनेटिक मटेरियल से, जेनेटिक से होता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस से होता है। ठीक है, लाइफ स्टाइल फैक्टर जो होते हैं उसके चेंजेस से होता है। जैसे कि आप अपना हेल्थी खाना नहीं खा रहे हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ खा रहे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। अगर माता में, पिता में अगर क्या होता है हाइपरटेंशन का वो है तो वो वाला जेनेटिक फैक्टर बच्चों में चला जाता है, तो ये होता है। फिर लाइफ स्टाइल भी हो सकती है। लाइफ स्टाइल आप अपना चेंज कर लीजिए, अल्कोहल का कंजप्शन कम कर दीजिए, आप धूम्रपान कम कर दीजिए। ठीक है, नशे वाली दवा कम कर दीजिए, नशीली चीजें कम कर दीजिए, तो आप क्या होते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कंट्रोल किया भी जा सकता है। मोटापा हो गया, ओबेसिटी हो गया, रोज एक्सरसाइज करिए, मोटापे को कम करिए, रोज एक्सरसाइज करिए। आपका जो ओबेसिटी होता है, मोटापा, अगर आप कुछ सारी चीजों को कंट्रोल कर देते हैं तो प्राइमरी जो होता है वो आपका कंट्रोल में हो सकता है। ठीक है, मतलब एज को कम किया जाता है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्यों होता है इसको समझते हैं। अभी हम कम करने की बात नहीं किए, सिर्फ आप इतना समझिए प्राइमरी हाइपरटेंशन को इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। 90 से 95% तक जो केसेस होते हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के होते हैं। ये प्राइमरी हाइपरटेंशन होने के मेन कॉजेस होते हैं जेनेटिक मटेरियल, इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है, और लाइफ स्टाइल चेंजेस जो फैक्टर होते हैं वो जैसे कि अल्कोहल का करना, धूम्रपान करना, ठीक है, कम एक्सरसाइज करना, सोते रहना, ये सब फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, बॉडी में जब कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा तो भाई हमारा हार्ट डैमेज होगा। दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब देखो सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्यों होता है, ड्यू टू आइडेंटिफाई अ किडनी। ठीक है, इसको जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाइबल होता है, मींस कि इसकी पहचान होती है। और एक कब होता है, जब आपकी किडनी में कोई भी डिजीज होती है, जब इंडोक्राइन डिजीज होता है, जब हार्मोन का डिसबैलेंस होता है, तब भी आपको हाइपरटेंशन कॉज होने के रिस्क होते हैं। जब आपकी किडनी डैमेज होती है या फिर किडनी अपना काम नहीं कर पाती है, क्यों नहीं कर पाएगी भाई, उसको कोई प्रॉब्लम है तब नहीं कर पा रही। जब किडनी में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है तब सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने का डर रहता है। ठीक है, और कुछ होते हैं, और कुछ आपके ड्रग भी होते हैं जो हाइपरटेंशन के लिए कॉज होते हैं। ठीक है, जैसे हमने सोडियम बोल दिया, कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो आपके बॉडी में गए। यार आज डॉक्टर बहुत शोर कर रहा है। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो आपके बॉडी में गए, लगातार जा रहे हैं सर। देखिए कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो
बढ़ा देते हैं। और जो सोडियम आयंस होते हैं, सोडियम आयंस बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसीलिए जब हाइपरटेंशन होता है तो डॉक्टर आपको मना भी करता है आप सोडियम का कम करिए, मतलब कि सोडियम वाली चीज़ें मत खाइए, नमक कम कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ड्रग होते हैं जो आपके बॉडी में जाकर सोडियम के कंसंट्रेशन को बढ़ाने लगते हैं या फिर सोडियम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। इटियोलॉजी या फिर कॉजेस की बात करें तो हाइपरटेंशन बेसिकली किसकी वजह से कॉज होता है? हाइपरटेंशन देखिए किडनी प्रॉब्लम की वजह से होता है, मैंने इसमें बता दिया सेकेंडरी हाइपरटेंशन में होता है किडनी प्रॉब्लम। एंडोक्राइन प्रॉब्लम, अगर आपको हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है तो भी आपको हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अगर आपके हार्ट में किसी भी टाइप का डिजीज है, आपके हार्ट में, कार्डियो मतलब होता है हार्ट, ठीक है, अगर हार्ट में किसी भी टाइप का डिजीज होता है तो भी वो एक रिस्क फैक्टर बन सकता है हाइपरटेंशन का, ठीक है। और कुछ आपके रिस्क फैक्टर होते हैं जो हाइपरटेंशन को डायरेक्टली कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओल्ड एज, जो बुढ़े लोग होते हैं उसमें ज्यादा हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो ब्लड वेसल्स रहती है वो थोड़ा सा पतली हो जाती है भाई। अब वो भी तो सिकुड़ेगी, अब आदमी सिकुड़ रहा है तो वो भी सिकुड़ेगी, तो उसकी भी ब्लड क्या होती है, पतली हो जाती है, तो जहाँ से ब्लड फ्लो हमारा बढ़ने लगता है। ब्लड वेसल्स पतली होने की वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है। ओबेसिटी, अगर आप ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा, अगर आप ज्यादा मोटे हो रहे हैं, औकात से अधिक, मतलब कि आप एज से आवश्यकता एज के अकॉर्डिंग ज्यादा मोटा हो रहे हैं तो भी आपका ओबेसिटी भी एक डायरेक्टिव फैक्टर बन सकता है हाइपरटेंशन का। इनटेक सोडियम कंसंट्रेशन, अगर सोडियम का कंसंट्रेशन आप ज्यादा दे रहे हैं तो भी वो हाइपरटेंशन हो सकता है। स्मोकिंग, अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो भी, एल्कोहल, फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप कम कर दिए, धूम्रपान, एल्कोहल भी हाइपरटेंशन के एक कॉजेस हो सकते हैं। और क्या है, इटियोलॉजी, फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कम कर रहे हैं तो भी, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं तो भी हाइपरटेंशन हो सकता है। और फैमिली हिस्टोरिकल जेनेटिक मटेरियल्स में जैसे आप, अगर क्या होता है, अगर आप जैसे कि अगर आपके मम्मी या पापा क्या होते हैं कि पहले से हाइपरटेंशन के शिकार हैं तो उनसे जो बच्चा पैदा होता है उसमें भी क्या होता है, हाइपरटेंशन थोड़ा सा चला आता है। क्यों भाई? जेनेटिक मटेरियल्स चेंज होते हैं। अब देखो, हम जब सेकेंडरी डिवीजन पढ़ा थे तो हमने आपको बताया था कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कैसे होता है। जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे हमारा एक होता है मैटरनल क्रोमोसोम, ये होता है हमारा मैटरनल क्रोमोसोम, ये होता है पैटर्नल क्रोमोसोम। मैटरनल मतलब होता है माता, पैटर्नल मतलब होता है पिता, ठीक है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसका क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। इसका क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। दोनों का क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। इसमें 4 सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन बनेगी। कितने सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन बनेगी? 2 सिस्टर ऑफ क्रोमैटिन, 2 इसके और 2 इसके, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक प्लेट होगा। एक प्लेट पे क्या होता है कि ये दोनों क्रोमोसोम जाके क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ये दोनों क्रोमोसोम जाके क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इसको मेटाफेजिक प्लेट के भी नाम से जानते हैं। फिर इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉस ओवर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉस ओवर होता है। उसी क्रॉस ओवर के दौरान माता का जो होता है डीएनए होता है, वो माता का इंफॉर्मेशन इसमें जाता है और पिता का इंफॉर्मेशन इसमें जाता है। तो आने वाले जो संतान होते हैं उसमें भी भाई डीएनए के द्वारा क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो सब लोग कहते हैं बच्चा मम्मी पे गया है, देखो खड़ा अपने पापा की तरह हो रहा है, देखो बोलता है अपने मम्मी की तरह, बाल इसकी मम्मी पे गया है, नाक इसके पापा पे गया है। जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत सब लोग आइडेंटिटी कर लेते हैं किस पे गया। क्यों? कि वो उसमें किसका हक है, वो डीएनए का है। ये डीएनए जो होता है वो ट्रांसलेट करता है। हम सेम डिवीजन में अच्छे से बताए हैं, वहां पे अगर देख के आएंगे तब पता चलेगा। तो जब ये डीएनए एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में चेंज होता है तो उसी दौरान अगर माता या पिता में कोई भी रोग हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डीएनए के थ्रू हमारे बच्चे में भी चला आता है, तो वो बच्चा भी हमारा उस बीमारी का शिकार हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो हाइपरटेंशन बचने के लिए देखो, हालांकि अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हाइपरटेंशन से बचने के लिए आप रोज एक्सरसाइज करिए। धूम्रपान अगर कर रहे हैं, मतलब कि स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आई?